हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेसन में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स को, और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्हें कब शामिल किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये है क्या। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो ये आपके कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। अब बात आती है कि मूल संविधान क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, कभी भी आप मूल संविधान शब्द को सुने या पढ़े तो उसका सीधा सा अर्थ है कि वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो था मूल संविधान। और उसके बाद चूंकि उसमें अमेंडमेंट्स हुए, संशोधित जो संविधान बन चुका है, यानी कि उसमें बहुत बार संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए, तो वो मूल संविधान नहीं बोला जाता। मूल संविधान का मतलब एक ही है, जो बिना अमेंडमेंट्स के, यानी कि जो अमेंडमेंट्स होने थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 जनवरी 1950 को लागू करने से पहले ही कर लिए थे, और 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसे मूल संविधान बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इनको बाद में जोड़ा गया। इनको कब जोड़ा गया? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए उनको नहीं रखा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है जिसके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। और बहुत ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं रखा गया है, और भारत में भी मूल संविधान में इसको नहीं रखा गया था, जिसका कि सीधा सा एक कारण था कि ऐसी आशा की गई थी भारतीय नागरिकों से कि वे स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसीलिए 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी नहीं थी। और अब बात आती है कि ये कब शामिल किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इनको शामिल किया गया 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी कि 82वां संवैधानिक संशोधन जो था, जो 1976 में यानी कि 1976 में हुआ, उसमें इनको जोड़ा गया था संविधान में। 1976 में, यानी कि जो इमरजेंसी का टाइम था, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई हुई थी, तो उस इमरजेंसी के टाइम पर इनको जोड़ा गया था संविधान में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और स्टूडेंट्स, इनको रखा गया था जो 51A यानी कि 51 कै में इनको जोड़ा गया था, 51 कै करके, यानी कि जो 51 कै में, यानी कि 51 कै में 51 जो आपका 36 से 51 तक आपके जो आर्टिकल्स हैं, वो फोर्थ पार्ट यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है। और उसके बाद उनको जो 51 में जहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स जो है कंप्लीट होते हैं, वहाँ 51वें आर्टिकल में उसके साथ जोड़ा गया इनको 51 कै करके हिंदी में, और 51A में इंग्लिश में। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स, कब जोड़ा गया मैं रिकॉल करा दूं एक बार और आपको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। अच्छा, तो अब बात आती है कि जैसे आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि वे वाद योग्य थे, मीन्स कि अगर कोई कमी करने का प्रयास करता है, उसमें स्टेट हो या कोई अन्य अथॉरिटी, आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करने का, यानी कि अबॉलिशन का या एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह से प्रयास किया जाता है हानि पहुंचाने के आपके राइट्स को, तो आप जो है उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में।
लेकिन जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये केवल मॉरल ऑब्लिगेशंस है, यानी कि आपका केवल नैतिक दायित्व है। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसका पालन करना आपका नैतिक दायित्व है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है, ना कि कानूनी। तो अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं कि ये नैतिकता और कानून में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि नैतिकता और कानून में क्या अंतर है। नैतिकता का अर्थ होता है कि जो आपका मन, आपकी सोच, आपके अंतरात्मा ये कहे कि ये काम गलत है या ये सही है, तो वो गलत और सही उसको बताने का काम आपका मन, आपका दिमाग, आपका हृदय, आपकी अंतरात्मा बोल रही है। तो वो होता है नैतिकता, यानी कि बिना किसी अन्य के दबाव में आप जो काम करते हैं वो है नैतिक कार्य। और अगर आप किसी के दबाव में, चाहे वो पेरेंट्स के, प्रशासन के, किसी के दबाव में फोर्सफुली कोई काम करते हैं तो वो होता है कानून। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप सड़क पे गए घूमने के लिए किसी और कारण से, तो आपको ऐसा कोई आदमी मिल गया जिसको कि सहायता की, हेल्प की ज़रूरत है, और उसने आपको बोला। अब यहाँ पर आप उसकी हेल्प करते हो या नहीं, दो ही तो काम होंगे, या तो आप उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, ये आपका नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, ना कि कानूनी। यानी कि सपोज करो कोई बोल रहा है कि भाई मैं ऐसा आया हूँ, मुझे सड़क पार करा दो, और आपने मना कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी या कोई केस हो जाएगा या नोटिस पहुंच जाएगा आपके घर कि आपने इसको सड़क पार क्यों नहीं कराया। तो ये केवल आपका नैतिकता पर निर्भर करता है, आपके नैतिक कार्य है, ना कि कानूनी कार्य। दूसरा क्या है, ऐसे बहुत से कार्य आपने देखे होंगे, जैसे कि अगर आप कार ड्राइविंग या बाइक राइडिंग करते हैं, उसके अगर आपको आरटीओ वहाँ पर खड़ा मिल जाए, चेकिंग करता है आपके डॉक्यूमेंट्स की, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं, वो आपकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि भाई मेरा मन है, मेरे अंतर्मात्मा ने कहा कि भाई मैं आज डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाऊंगा तो नहीं गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। और ना ही आरटीओ की नैतिकता काम करेगी कि भाई उसका मन करेगा कि आपका चालान करे, पनिशमेंट दे या नहीं दे। वो कानूनी है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स रखने ही पड़ेंगे, और उसको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चालान करना पड़ेगा। तो ये कानूनी, यानी कि जो फोर्सफुली काम आपसे कराया जाए, आपको डराया गया है हम सभी को कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स रखने ही अपने पास में, नहीं तो चालान होगा। उस डर से सभी हम डॉक्यूमेंट्स लेकर चलते हैं। तो जहां भी डर या दबाव काम करता है वो होता है लीगल, वो होता है लॉ, यानी कि कानून। और जहां पर कोई डर या दबाव काम नहीं करता, केवल हमारे अंतरात्मा, हमारा मन जो कहता है हम उसको करते हैं, वो होती है नैतिकता। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये केवल मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि केवल हमारे नैतिक दायित्व हैं। इनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसमें कोई कानूनी कार्रवाई या कोई ज़बरदस्ती कानूनी, यानी कि प्रशासन जो है दबाव देकर हमसे नहीं कराएगा। और ये स्टूडेंट्स है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह, कब ये मूल संविधान का हमारा हिस्सा नहीं थे, कब इनको हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। अब बात करते हैं कि ये है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, The fundamental duties are defined as the moral obligations of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India। यानी कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है स्टूडेंट्स, ये केवल हमारे जो देश के प्रति एक भक्ति भावना, प्रेम भावना उसको बनाए रखने का, और यूनिटी को अपहोल्ड करने का और प्रमोट करने का, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, एकता की, अखंडता की, राष्ट्र प्रेम की, उसको बनाए रखने का सिर्फ एक नैतिक दायित्व है। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर not legally enforceable, that is without any legal sanction
इन केस ऑफ देयर वायलेंस और नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस मीन्स अगर उसका पालन नहीं किया जाता, वायलेंस यानी कि उसका अतिक्रमण, यानी कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन कोई नहीं करता सिटीजन, तो वो उसके ऊपर कोई लीगली कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये वाद योग्य नहीं है। तो सीधी सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य है वो सिर्फ इतना ही है कि कुछ कर्तव्य जिनकी संख्या की जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में स्टूडेंट्स, उसमें उनकी संख्या 10 थी। यानी कि 10 ऐसे कर्तव्य आपको बताए गए थे जिनका पालन आपका नैतिक दायित्व है, जिससे कि राष्ट्र प्रेम की, अखंडता की और भ्रातृत्व की, भाईचारे की भावना का विकास हो सके। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि इनकी संख्या 10 थी जब ये शामिल किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आज के टाइम पर, वर्तमान समय में स्टूडेंट्स, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं इनके, वो 11 हैं। और 11वां जो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, यानी कि 86वां संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। और उसमें ही, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्टूडेंट्स एक फंडामेंटल राइट को भी जोड़ा गया था, जैसे कि मैंने फंडामेंटल राइट्स के लेसन में आपको बताया था। तो आइए फटाफट आप समझते हैं कि ये 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये है क्या। तो स्टूडेंट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखा है जो नंबर है ए, यानी कि जो पहला कर्तव्य है आपका, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि जो संविधान द्वारा स्थापित आदर्श हैं उनका पालन करना, उनके आदर्शों, उसके जो आदर्श हैं उन आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये सिटीजन्स की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। दूसरा इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि बी नंबर्स का देख पा रहे होंगे, बी पार्ट, तो उसमें लिखा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। चेरिश मीन्स होता है संजोना, और अबाइड जो आपने पहले पढ़ा था उसका मीनिंग होता है पालन करना। तो आइए अगला इसमें पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि देश की प्रभुता, सोवरेनिटी होता है क्या, प्रभुता। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में, प्रभुता, संप्रभुता होता क्या है, सोवरेनिटी होता क्या है। तो सोवरेनिटी होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक स्टेट बनने के लिए 4 मैंडेटरी चीज़ें की होने ज़रूरी है। और वे मैंडेटरी चीज़ें कौन सी हैं, यानी कि कंडीशंस जो 4 हैं वे कौन सी हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन आपको पता ही है, फिर पर्टिकुलर कोई टेरिटरी होगी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जो सीमा रेखा क्षेत्रफल होगा, निश्चित क्षेत्रफल, निश्चित भूभाग जिसमें कि वो पॉपुलेशन रहती होंगी। उसके बाद तीसरे है वहाँ पर गवर्नमेंट होगी, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, भले ही वहाँ पर डिक्टेटरशिप हो या फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी हो या किसी भी तरह की, अगर वो भले ही कॉलोनी हो किसी अन्य कंट्री की, तो गवर्नमेंट होना जरूरी है। और चौथा है सॉवरेनिटी। इसमें एक डिफरेंस है इसमें स्टूडेंट्स की, अगर वो कॉलोनी है कंट्री किसी दूसरी कंट्री की, तो सॉवरेनिटी वहाँ चौथा पार्ट होगा ही नहीं। जैसे कि भारत 1947 से पहले एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तो वो सॉवरेनिटी उसके पास नहीं थी, संप्रभु नहीं थी, तो वो स्टेट नहीं था। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की जो देश किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं होगा वो खुद में संप्रभु कहलाता है, यानी कि वो सॉवरेनिटी वहाँ होती है। तो सॉवरेनिटी आप समझ ही गए होंगे, संप्रभुता। तो उसकी रक्षा कैसे करना है, यानी कि प्रयास ये करना है कि हमारा देश किसी दूसरे देश का गुलाम ना हो जाए, किसी दूसरे देश के दबाव में ना आ जाए।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए आगे डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसका सीधा सा मतलब स्टूडेंट्स ये है कि देश को कभी भी अगर हमारी सर्विस की ज़रूरत होगी तो हमारा कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उसकी सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाए, यानी कि अपनी सेवाएं देश को दे। अगला है स्टूडेंट्स, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women। यानी कि इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी तरह का जो भेदभाव है इसको समाप्त कर देना, और जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जो सम्मान की रक्षा करना, ये भी हमारे सिटीजन का कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए आगे पढ़ते हैं एफ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि जो गौरवशाली परंपरा हमारी है, यानी कि गौरवशाली परंपरा और सामासिक यानी कि कंपोजिट यानी कि मिली जुली, कंपोजिट क्या होता है, मिली जुली संस्कृति का महत्व समझे और उसकी परिरक्षण करे। यानी कि जो एक कंपोजिट कल्चर है हमारा, जो मिला जुला मीन्स क्या, डाइवर्सिटीज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है इंडिया में, यानी कि बहुत सारे कल्चर यहाँ पर हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं, तो उन सभी संस्कृतियों को का परिरक्षण मीन्स क्या है कि उनको एक साथ बनाए रखे, ऐसा नहीं है कि उनको एक करने का प्रयास करे, संस्कृति को एक करने का प्रयास नहीं करना। जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है, ये आपके आर्टिकल 29 और आपके 30 जो थे उसमें बताया गया था किस तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि वे लोग जो कि कम संख्या में हैं, उनकी संस्कृति को भी कैसे आर्टिकल नंबर 29 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा कि बचाए रखने का प्रयास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और उनको अधिकार है अपनी संस्कृति को बचाए रखने का और उसको बढ़ाने का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये जो मिली जुली संस्कृति भारत की है, कल्चर भारत का है, उसको बनाए रखने का कर्तव्य भी भारतीय लोगों के का कर्तव्य है, यानी कि सिटीजन की ड्यूटी है। इससे आगे पढ़ते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत की वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यानी कि जो एनवायरमेंटल, जो नेचुरल, जो ये आपका एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर की ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि नदियाँ भी हैं, झील भी है, वन्य जीव भी है, उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, भारतीयों का कर्तव्य है, इंडियन सिटीजन्स का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। आगे पढ़ते हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यानी कि स्टूडेंट्स, ये मौलिक कर्तव्य है सिटीजन का, भारतीय नागरिकों का, कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, मानवतावाद को अपनाए और ज्ञानार्जन तथा सुधार के अपने आप में ज्ञानार्जन, अपने ज्ञान को बढ़ाना तथा अपने आप में सुधार करने की भावना का विकास करे, उसको बढ़ावा दे।
आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, वायलेंस से दूर रहे। स्टूडेंट्स, प्रयास करना चाहिए कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको किसी तरह की हम कोई चोट ना पहुंचे, हानि ना पहुंचाए और किसी और को भी हानि पहुंचाने से रोके। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ में ही जोड़ दिया गया एब्ज्योर वायलेंस, यानी कि हमको वायलेंस से भी दूर रहना है, हिंसा से भी हमको दूर रहना है। इसका सीधा सा अगर मैं उदाहरण दूं कि वैसे आपको पता ही पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टॉप, या और भी बहुत सारे गांव में, शहरों में, आपके स्कूल के पास, आपके घर के पास में पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़क वड़क सब पुल सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो उसको किसी भी तरह की हानि हमें तो पहुंचानी ही नहीं है। अगर कोई दूसरा पहुंचा रहा है तो उसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ ही इसमें हिंसा से दूर रहने का भी बताया गया है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि कोई सपोज करो नशे के हालत में या बेवकूफ़ी में या जानबूझकर या चोरी के प्रयास से कहीं पर कोई तोड़ फोड़ या हानि पहुंचा रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पकड़ें और उसकी दही तोड़ दें, मीन्स क्या कि उस पीट डालें, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं बनता। आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचित कर सकते हो प्रशासन को, या मिलकर उसको समझाने का प्रयास कर सकते हो। तो इसमें इस तरह से आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का ना तो हानि पहुंचानी है, और अगर दूसरा हानि पहुंचाना है तो उससे समझाने का प्रयास भी आपको करना ही आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये न्यूज़ में आजकल दिखाया जाता है कि कोई जो रोडवेज बसेस हैं, डीटीसी बसेस हैं, कार हैं, और किसी तरह के मतलब रेलगाड़ी, ट्रेन, इस तरह के इनको फूंकने का, जलाने का पता नहीं किस तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा है। और ये जो बुद्धिजीवी कथित जो सो कोल्ड अपने आप को बोलते हैं कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, और वो आंदोलन के नाम पर ये काम करते हैं। चूँकि आप पढ़ चुके स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स, और आपने जो आपका 19वां अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 19, तो वो भी आपने पढ़ा है। उसमें बताया गया है कि आंदोलन करने का बिल्कुल तरीका नहीं है कि आप उसमें तोड़ फोड़ या हिंसा करें या किसी दूसरे को चोट पहुंचाए या सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। तो वे जो लोग इस काम को करते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, दरअसल बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गंवार इंसान होते हैं, और किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाए। ये तो हमारा कर्तव्य है, भले ही इस कर्तव्य को जो है लीगली इन्फोर्सेबल ये ना हो, यानी कि फोर्स पुलिस को नहीं लागू किया गया हो, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं बनता कि हमको ऐसा करना ही है। और अब तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून भी कुछ हद तक बना दिए हैं कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ जो है दंड दिया जाएगा, आर्थिक दंड के रूप में उससे कुछ वसूला जाएगा। तो ये सही प्रयास है, एक बहुत अच्छा प्रयास है इस तरफ। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये काम हमें पहले ही अपने आप में समझ जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स टू एंड्यूर एंड अचीवमेंट, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उद्यम और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि स्टूडेंट्स, हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत और सामूहिक में क्या अंतर है, जैसे कि आप समझते होंगे इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव एक एक्टिविटी है, यानी कि आपको पहले तो प्रयास खुद के लिए, आपको खुद को डेवलप करना है, आपको शिक्षित होना है, आपको संस्कारशील होना है, देश के समाज के लिए आपको कुछ करने योग्य बन जाना है पहले तो, और उसके बाद सामूहिक प्रयास करने हैं कि सभी ऐसे हो। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हर कोई अगर
पूरे देश को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, पूरे विश्व को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने आप में सुधार कर लो तो सभी में अपने आप सुधार हो जाएंगे। यानी कि अपने अपने आप में सभी में सुधार हो गया तो सभी सुधर जाएंगे। तो इसके लिए पहले तो व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए कि आप शिक्षित हों, अच्छे कार्य करें, एक्सलेंस की तरफ जाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। और उसके साथ ही अगर सभी ऐसा करेंगे तो एक कलेक्टिव सहयोग यानी कि पूरा एक सामूहिक सहयोग बन जाएगा, जो कि हमारा नैतिक और कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। और लास्ट में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। यानी कि ये जो आपका 11वां कर्तव्य है, ड्यूटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ये जोड़ा गया था। ये है क्या, इसमें बताया गया स्टूडेंट्स, माता पिता या संरक्षण, यानी कि कोई माता पिता हो, पेरेंट्स, और या फिर गार्जियंस हो, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को पढ़ाए। यानी कि ये माता पिता या संरक्षक जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे, उनको पढ़ाए, ये आपका कर्तव्य है ही। तो स्टूडेंट जैसा कि इसमें बताया गया कि 6 से 14, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 6 से 14 साल के बच्चों को ही आपको पढ़ाना है, इससे छोटे या इससे बड़े के लिए आप प्रयास नहीं कर सकते। ये तो केवल एक स्टैंडर्ड एक बनाया गया है जो कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो 2002 में एक प्रयास किया गया था, फंडामेंटल राइट्स में भी इसको जोड़ा गया था कि ये अनिवार्य निःशुल्क, यानी कि सरकार इस एज के बच्चों को तो अनिवार्य रूप से जरूरी, मैंडेटरी और निःशुल्क मीन्स की बिना किसी फी के, अगर आप सरकारी स्कूल में देखोगे तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, यानी कि जो बेसिक स्कूल्स हैं, उसमें कोई फीस नहीं ली जाती, और उसमें बच्चों को कम से कम ये बेसिक एजुकेशन जो है वो लेना ही पड़ेगा। जो पीआरटी है वो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। प्राइमरी जो बेसिक स्कूल्स हैं कम से कम 8वीं तक तो बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा, ये सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। और निःशुल्क भी इसके साथ ही इसको कर दिया है ताकि कोई निरक्षर ना रहे। निरक्षर यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई शिक्षित, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि शिक्षित और निरक्षित यानी कि जो निरक्षर होता है उसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, में थोड़ा सा बता दूं आपको, 1 मिनट लगेगी इसमें, कि निरक्षर का मीन्स क्या होता है या साक्षर का मीन्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है साक्षरता में और शिक्षित होने में। साक्षर का मीन्स यही है कि आपको अक्षर का अक्षर, आपको जब भी अक्षर ज्ञान हो जाए, भले ही वो पहली क्लास में दूसरी क्लास में आपको हो जाता है, तो आप साक्षर कहलाते हैं। तो ये माना जाता है कि कम से कम अगर बेसिक एजुकेशन किसी ने ली है तो साक्षर तो हो जाता है, भले ही शिक्षित ना हो। शिक्षित आप कब होंगे, उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको वे रट्टा मारना, किताबों में घुसना। यही है शिक्षा का मतलब, ये है कि जब आपके बिहेवियर में कोई चेंज, पॉजिटिव चेंज होगा, आप शिक्षित माने जाओगे। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्टरेट या बहुत पढ़ाई करें। और साक्षर का मीन्स यही है कि जब आपको साक्षर ज्ञान यानी कि अक्षर ज्ञान हो जाए तो आप साक्षर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में बस इतना ही। तो आपने आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा। इससे अगले लेसन में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम पढ़ेंगे, समझेंगे।